एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जो एक हिस्ट्री का चैप्टर है और चैप्टर का नेम है रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर सीन से, जो एरियल व्यू है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार जो हमारे दिल्ली में लोकेटेड है। बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। 1199 में से बनाना शुरू किया गया था और इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हुआ है इल्तुतमिश के टाइम पे। बाद में इसमें कुछ रिपेयरिंग का काम किया गया, जो फिरोज शाह तुगलक की डायनेस्टी के टाइम पे इस काम को किया गया। चलिए अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो चैप्टर हमारा 2 है, इसको हम जब डिस्कस कर लेंगे तो हमें कौन कौन से क्वेश्चंस हम इजीली पता कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमें ये पता चलेगा कि कैसे विदेश से जिन्होंने आक्रमण किया, उनके आक्रमण करने के बाद इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में कैसे कैसे चेंजेस आए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन्स। हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमी अडॉप्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हमें ये भी पता चलेगा कि जब आक्रमणकारियों ने इंडिया पे आक्रमण किया, उसके बाद उसमें लोगों का क्या रिस्पॉन्स था और लोगों ने कैसे उस टाइम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को अडेप्ट किया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड हैव ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। लोगों की लाइफ में इस मेडिवल पीरियड का क्या इम्पैक्ट पड़ा। चलिए अब यहाँ पे हमें टाइमलाइन दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि टाइमलाइन मतलब कि जब भी हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की सीक्वेंस में बात करते हैं तो उसे टाइमलाइन बोला जाता है। बेसिकली हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को ही टाइमलाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इवेंट है 2006 में इंस्टैब्लिश होता है दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद 1326 में री इंस्टैब्लिशमेंट होता है मेवाड़ किंगडम का। 1336 में इंस्टैब्लिशमेंट फिर होता है विजयनगर एम्पायर का। ये एक साउथ की डायनेस्टी है, साउथ का एम्पायर है। 1347 में इंस्टैब्लिशमेंट होता है ब्राह्मणी सल्तनत का। 1398 में तैमूर अटैक करता है दिल्ली में। एंड लास्ट इवेंट जो हमें इस पेज में इस टाइमलाइन में गिवन है वो है 1498 का इवेंट, जिसमें पोर्तुगीज़ अराइव करते हैं इंडिया में। पोर्तुगीज़ इंडिया में आते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो वहाँ पे हमको इसकी टाइमलाइन के आगे कंटिन्यूटी में कुछ और इवेंट्स दिए हुए हैं, जैसे 1556 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1565 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 1556 हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें अकबर जीतता है। 1526 में 1556 से पहले हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, जिसमें बाबर इंस्टैब्लिशमेंट करता है मुगल एम्पायर की। तो ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस बैटल के बाद बाबर ने मुगल एम्पायर की इंस्टैब्लिशमेंट की थी दिल्ली सल्तनत के बाद। ठीक है। इसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 30 ईयर्स के बाद हुआ था। तो 1556 में हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। इसके बाद बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था, जिसमें डिस्ट्रक्शन हुआ है विजयनगर सिटी का, और ये बैटल हुई है 1565 में। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाट हुई, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल्स के अगेंस्ट इन्होंने लड़ा था। 1671 में बैटल ऑफ सरिंघाट हुई है, जिसमें अहोम्स ने मुगल्स के अगेंस्ट लड़ा था और अहोम्स ने मुगल्स को हराया भी था। 1699 में फॉर्मेशन हुआ था खालसा का, जो कि खालसा का फॉर्मेशन किया है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने। 1754 में बिगनिंग हुई है मराठा की, और मराठा ने शुरू कर दिया था दिल्ली में कंट्रोल करना। 1799 में इंस्टैब्लिशमेंट हुई है सिख एम्पायर की। सो ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, तो इनको बहुत ही आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की। हम जब भी मेडिवल पीरियड के टाइम की बात करते हैं
तो मेडिवल पीरियड होता है दो एजेस के बीच की हम जब बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि इंडिया हिस्ट्री को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। हम जब भी एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच की बात करेंगे तो हम उसे मेडिवल हिस्ट्री का, मेडिवल पीरियड का नाम देंगे। मेडिवल टर्म हमारा बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है यूरोपियन हिस्ट्री से, ठीक है, और इसमें हम यूरोपियन कल्चर के डेवलपमेंट की बात करते हैं जो हमारे 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक के हुए थे। इंडिया में अगर हम मेडिवल टर्म की बात करें तो हम इसमें 11th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के जितने भी इवेंट्स हैं उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बहुत से हिस्टोरियंस का ये भी कहना था कि हम इंडिया की हिस्ट्री के लिए मेडिवल शायद यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम 11 to 17 सेंचुरी के लिए हम इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें वो सारे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो 11th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में हुए थे और जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि लोगों ने बहुत से स्ट्रगल फेस किए, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ में आप देखोगे इंडिविजुअल लोगों की पावर इस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी, ठीक है। और जब लोग हम पे आक्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया के मैप में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमें दिया है स्पेलिंग्स का। अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हमें बहुत सी स्पेलिंग्स अलग अलग देखने को मिलती है, जैसे कि आप बात करोगे खलजी और खिलजी, स्पेलिंग हो सकता है आपको डिफरेंट देखने को मिले लेकिन मीनिंग सेम होता है। मुगल्स को MUGHAL भी लिखा जाता है, MUGHUL भी लिखा जाता है और MOGHUL भी लिखा जाता है, लेकिन इन तीनों ही प्रोस्पेक्टिव में मुगल की जो मीनिंग है वो सेम है। हम मुगल डायनेस्टी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेलिंग का डिफ्रेंशिएशन है, ये जब भी हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करते हैं तो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब पर्शियन को रोमन में ट्रांसलेट किया गया था तो ये वेरिएशंस देखने को मिले थे, लेकिन हिस्ट्री में हम किसी भी स्पेलिंग की बात करें अगर वो सिमिलर है, जैसे खलजी खिलजी, दोनों की बात हम सेम ही चीज़ तरीके से करेंगे, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। A new era in India's journey began in the 11th century। अब हम इंडिया की अगर जर्नी की बात करें तो 11th सेंचुरी में एक नया एरा बिगन होता है, और हमने ये डिस्कस किया कि वो एरा है हमारा मेडिवल पीरियड का। Invasions from beyond the Hindu Kush mountain reshapes India's political map। हमारे हिंदू कुश माउंटेन आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में पड़ता है, माउंटेन रेंज, वहाँ से आक्रमण करना शुरू किया था बाहर के लोगों ने इंडिया में। और इंडिया में उनका आक्रमण करने का जो भी रीजंस थे, पहले तो इंडिया बहुत ही रिच था रिसोर्सेज में, उसके साथ साथ वो अपनी रिलीजन को भी यहाँ पे प्रोपोगेट करना चाहते थे, ठीक है। और जनरली जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, वो इंडिया में आए थे सेंट्रल एशिया से, बेसिकली टर्किश और अफ़गान से वो लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। और उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया। नाउ लेट अस नाउ एक्सप्लोर दिस चैप्टर इन एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि इंडिया की लैंडफॉर्म में कैसे कैसे चेंजेस आए। जब आक्रमणकारियों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो उन्होंने कैसे कैसे वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस किए या कंट्रोल करना शुरू किया चीज़ों को, और हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में चेंजेस आना भी शुरू हो गए थे। चलिए अब हमें नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है इंडिया का मैप, और इस मैप में हम ईस्टर्न गंगा टेरिटरी को देख सकते हैं, होयशाला टेरिटरी को देख सकते हैं, तुगलक डायनेस्टी का आप एक्सटेंड पूरा देख सकते हो, लोधी डायनेस्टी का एक्सटेंड आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, और जो ब्लैक पॉइंटर्स है ये है हमारी मेडिवल टाइम पीरियड की इम्पॉर्टेंट सिटीज़, जैसे कि दिल्ली, ग्वालियर, जैनपुर, कोणार्क, ये सब हमारी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब फिर से हमें एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर देखने को मिलती है जो कुतुब मीनार की पिक्चर है। अगर हम कुतुब मीनार की हिस्ट्री की बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। कुतुब मीनार को बनाने के लिए
अप्रॉक्सीमेट 27 हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, और हिंदू टेम्पल्स थे, जैन टेम्पल्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। और उससे जितना भी हमको मटेरियल मिला था उसका यूज़ किया गया है कुतुब मीनार को बनाने के लिए। आप देख सकते हो कितनी सुंदर कार्विंग की गई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब हम बात करते हैं राइज और फॉल की दिल्ली सल्तनत की। वी बिगेन आवर जर्नी हेयर विद द दिल्ली सल्तनत formed after the defeat in 1192 of King पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली सल्तनत तब शुरू होता है जब पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो जाते हैं 1192 में। Who ruled over part of northwest India? This sultanate saw the rule of 5 successive foreign dynasties: the Turkish Afghan origin, the Mamluk or the slave dynasty, the Khilji or the Khalji dynasty, the Tughlaq, the Sayyid and the Lodi dynasty। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत ने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया को मेजरली कैप्चर किया था, और यहाँ पे हमको 5 इम्पॉर्टेंट सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टी देखने को मिलती हैं जो टर्किश अफ़गान ओरिजिन की थी। पहली डायनेस्टी है हमारी दी मामलुक डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। सेकेंड डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। थर्ड है तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ है द सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है, और इसके बाद ही इंस्टैब्लिशमेंट हुआ था मुगल एम्पायर का। वाइल सर्टेन part of North India come under the control of Delhi Sultanate, neighboring countries such as Eastern Ganga in the east and Hoysala in the south resisted its advance and also emerged as thriving centers of art, culture and administration। बहुत से एरियाज़ को तो दिल्ली सल्तनत ने कैप्चर कर लिया था, नॉर्थ वेस्ट के ज़्यादातर वो एरियाज़ थे, लेकिन कुछ ऐसी भी डायनेस्टीज़ थी या कुछ ऐसे भी हमारे एरियाज़ थे, रीजन थे जिनको वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। उनमें से 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है हमारा ईस्टर्न गंगा को गंगा ने और होयसलाय ने इनको रेजिस्ट किया था, और यहाँ पे वो अपनी कंट्रोल को नहीं कर पाए थे। ओके, और इस टाइम पे इन दोनों ही एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है आर्ट का, कल्चर का, एडमिनिस्ट्रेशन का। The city of Delhi also assumed a bigger role in the political landscape of northern India। दिल्ली हमेशा से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की पॉलिटिकल लैंडस्केप में, और उसकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के प्रॉस्पेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। The Sultanate period was marked by the political instability combined with efforts at territorial expansion. This resulted in military campaigns and the raid that raided villages and cities and plundered and destroyed temples and seat of learning। जब हमारे इंडिया को कैप्चर करना शुरू किया था तो जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड था तो बहुत सी इनस्टेबिलिटीज़ देखने को मिली हैं। इंडियाज़ में विलेजेस जो थे उनमें रेड की जाती थी, वहाँ पर सिटीज़ को लूटा जाता था। प्लंडर मतलब कि लूटना होता है। टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, लर्निंग सेंटर्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया था। सक्सेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सल्तनत वर ऑफ्टन वायलेंट। Almost 2 sultans out of the 3 seized power by the eliminating their predecessors, so that the sultan's average reign was hardly more than the 9 years।
जो यहाँ पे एवरेज सुल्तान का रूलिंग पीरियड था वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज अगर हम बात करें तो सिर्फ 9 ईयर्स तक का ही रूलिंग पीरियड होता था। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज़ के बारे में, जिसमें फर्स्ट डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, सेकेंड डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। अच्छा, स्लेव डायनेस्टी में बहुत से इम्पॉर्टेंट जो रोल थे वो स्लेव्स लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, और स्लेव्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। थर्ड डायनेस्टी हमारी है तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ इज सैयद डायनेस्टी एंड लास्ट डायनेस्टी वी हैव इन दिल्ली सल्तनत इज लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी दोनों सेम हैं और मामलुक को ही स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है आप सबको याद रखना है कि जो सेकेंड बैटल ऑफ टेराइन है जो 1192 CE में हुई थी, वो हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे और मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद ही दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के लिए जो बैटल ऑफ टेराइन है ये है एक इम्पॉर्टेंट बैटल जो हुई है 1192 में। अब यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिलेगी, ये इमेज है कॉइन्स की जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मिंट किए गए थे, और इस कॉइन में अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी और द सेकंड अलेक्जेंडर बताया है। ये सेकंड अलेक्जेंडर जो टाइटल था अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ही को अपने को ये टाइटल दिया था, और इस टाइटल को देने के पीछे का रीज़न था उन्होंने खुद को सेकंड अलेक्जेंडर बोला था क्योंकि उन्होंने बहुत सी बैटल्स को जीता था और बहुत से एम्पायर्स को कैप्चर किया था। जैसा अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, जो किंग रहे हैं मैसेडोनिया के, उन्होंने भी बहुत सी बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ को कैप्चर किया है। बेसिकली उन्होंने कंट्रोल किया था एशिया, इजिप्ट और पर्शिया के। तो इसी के बिहाफ में अलाउद्दीन खिलजी ने भी जब चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया, अलग अलग एरियाज़ को कंट्रोल करना शुरू किया, तो उन्होंने खुद ही को ही टाइटल दिया था द सेकेंड अलेक्जेंडर। ठीक है, और ठीक है, तो यही रीज़न है कि अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है द सेकेंड अलेक्जेंडर। ठीक, अब बात करते हैं एट द टर्न ऑफ 14th सेंचुरी अलाउद्दीन खिलजी कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। 14th सेंचुरी के आते आते अलाउद्दीन खिलजी बहुत से जगहों पर मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्ट करते हैं, और जनरली वो कैंपेन्स कंडक्ट होते हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। शेकिंग एंड प्लंडरिंग मैनी सिटी, वो बहुत सी सिटीज़ को लूटते हैं और तबाह कर देते हैं। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रिपेल्ड सेवरल इन्वेजन्स बाय द मंगोल फोर्ट्स हु वर ट्राइंग टू एड इंडिया टू द वास्ट मंगोल एम्पायर। उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी बहुत से मंगोल फोर्सेस से भी रेपेल मतलब कि उनसे भी लड़ते हैं जो इंडिया को मंगोल एम्पायर में इंक्लूड करना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव होते हैं, उनका नाम था मलिक काफुर। मलिक काफुर ने दिल्ली सल्तनत का स्प्रेड करा था साउथ की तरफ। ठीक है, तो मलिक काफुर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ही वॉज द स्लेव जर्नल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसने एक्सटेंड किया है दिल्ली सल्तनत साउथ की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने जनरली दिल्ली सल्तनत उनके टाइम पे सेंट्रल और हमारे नॉर्थ इंडिया में था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किस पर्सन ने साउथ में दिल्ली सल्तनत को स्प्रेड करवाने में हेल्प करी, वो थे मलिक काफुर। ठीक है, हिज स्लेव जनरल मलिक काफुर एक्सपेंडेड द सल्तनत रीचिंग साउथवर्ड्स conquering several kingdoms on the way. Their plunders wealth helped finance the sultanate enormous military apparatus. He also attacked the number of Hindu centers such as Srirangam, मदुरई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। जब ये साउथ की तरफ इन्होंने अपने कंट्रोल को स्प्रेड करना शुरू किया तो इन्होंने बहुत से हिंदू सेंटर्स को अटैक करना शुरू किया, जिसमें 4 हिंदू सेंटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
फर्स्ट हिंदू सेंटर है श्रीरंगम, सेकंड है मदुरई, चिदम्बरम एंड रामेश्वरम। इन सब जगहों को भी इन्होंने अटैक करना शुरू किया था। ओके, अ फ्यू ईयर decade later, Muhammad bin Tughlaq ruled Delhi and expanded the Delhi Sultanate territory further. For the first time since the Maurya Empire, most of the subcontinent was now under one ruler. अब कुछ डिकेड तक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को बहुत जगह पे एक्सपेंड कर दिया था, और ये पहली बार था जब कोई डायनेस्टी इतने टाइम के लिए रूल कर रही थी। इससे पहले मौर्य एम्पायर ही था जिसने ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया था। ऑल्दो दिस डोमिनेंस वॉज सिग्निफिकेंट, इट प्रूवन टू बी शॉर्ट लिव्ड। लेकिन ये जो डोमिनेंस था ये बहुत ही थोड़े से समय के लिए वहाँ पे रह पाया था या एग्जिस्टेंस में था। मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशियस स्कीम। मोहम्मद बिन तुगलक की जो स्कीम्स थी ना वो तो बहुत ही एम्बिशियस थी, बहुत ही अच्छी स्कीम्स उन्होंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने दो मिस्टेक्स करी थी। पहली मिस्टेक उनकी ये थी कि उन्होंने ये डिसाइड करा था कि जो कैपिटल है दिल्ली से शिफ्ट कर दी जाए दौलताबाद में, और दौलताबाद हमारे साउथ की तरफ पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो दिल्ली से दौलताबाद की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी दोनों ही प्लेसेस में कंट्रोल करने में, दौलताबाद में भी चीज़ों को प्रॉपर स्मूथली रन कराने में, ठीक है। तो वन सच मूव वाज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, देन कॉल्ड देवगिरी, नियर प्रेजेंटेड बाय द संभाजी नगर। संभाजी नगर हमारा औरंगाबाद का जो एरिया है उधर की तरफ है, ठीक है। Perhaps he thought its more central location would offer better control of the empire. उन्होंने ये सोचा था कि वो जो लोकेशन है वो एक अच्छी लोकेशन है और उनके एम्पायर के लिए वो प्रॉपर तरीके से हर एरिया को वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। द पीपल वर फोर्स टू ट्रेवल ओवर 1000 किलोमीटर। अब जैसा मैंने डिस्कस किया दिल्ली से दौलताबाद अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस में था, तो लोगों को इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता था वहाँ से दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए, ठीक है। अ फ्यू ईयर लेटर एज हिज प्लान मिसफायर्ड, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल बैक टू दिल्ली। कुछ टाइम के बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जो इसका प्लान था वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उन्होंने फिर से अपनी कैपिटल को दौलताबाद से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया था। बोथ ट्रांसफर रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ द लाइफ अकॉर्डिंग टू द सम सोर्सेज। अनदर इंसिडेंट वॉज इंट्रोड्यूसिंग द टोकन करेंसी। दूसरा जो इंसिडेंट है, पहला इंसिडेंट शिफ्टिंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, सेकेंड इंसिडेंट या सेकेंड जो स्टेप एक जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत गलत लिया था वो था टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन करना। अच्छा, टोकन करेंसी होती कैसी करेंसी है? टोकन करेंसी वो करेंसी जिसमें जो फेस वैल्यू है किसी भी करेंसी की वो उसके मेटेलिक वैल्यू से अगर ज़्यादा है या कम है तो वो हमारी एक टोकन करेंसी होती है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे चीप कॉपर करेंसी का, और लोगों ने उन कॉपर करेंसी की फेक करेंसी बनाना शुरू कर दिया था, और तब बहुत सी प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूज़न हुए थे ट्रेड में। तो ये भी एक रीज़न था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, जिसके वजह से उनके एम्पायर में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। The sultans and their court elite lived in a luxurious palaces, enjoying elaborated clothing, jeweled ornaments and fine food. जो सुल्तान थे और जो उनके कोर्ट के लोग थे, जो उनका रीज़न था पूरा, जो जहाँ पे राजा हैं उनके जो और भी मेंबर्स हैं, वो लोग तो सब बहुत ही लग्जीरियस पैलेसेस में रहते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, ज्वेलरीज पहनते थे, बहुत अच्छा उनको खाने को मिलता था, ठीक है। This wealth was largely derived from the plunder from their military campaigns, taxes levied on the common people, and conquered region and engagement of the slave trade. तो ये जो सुल्तान से उनको ज़्यादातर पैसा मिलता था, अलग अलग जगहों को उन्होंने लूटा था, उससे उनको पैसा मिला था।
वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लाइव करते थे कॉमन पीपल पे, अलग अलग एरिया को कैप्चर करते थे, और यहाँ तक कि वहाँ उस टाइम पे स्लेव ट्रेड भी एग्जिस्टेंस में था। लोगों को बाहर एज अ फ्री लेबर ले जाया जाता था और उनको या तो फिर कभी कभी तो सोल्ड आउट भी कर दिया जाता था। बट प्लंडर इन द टर्न affected trade network and agricultural production. This period also witnessed numerous attacks on sacred and revered image of Buddhism, Jainism and Hinduism temple. इस टाइम पे जो हमारे रूलर्स थे, जो सुल्तान्स थे, उन्होंने बहुत से बुद्धिज़्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉयड किया है. Such destruction was motivated not just by the plunder but also by the iconoclasm. अच्छा, ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था वो सिर्फ किसी जगह को लूटने के प्रोस्पेक्टिव से नहीं हो रहा था. उन लोगों का मानना था कि वो ये जो इसके पीछे का रीज़न था ना, वो था आइकॉनोक्लेज़म. ठीक है, आइकॉनोक्लेज़म मतलब कि जब हम मूर्तियों पे विश्वास नहीं करते हैं, आइकॉन्स पे विश्वास नहीं करते हैं, तो हम उनको डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, हम उनको तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं. ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स ये सभी मुस्लिम्स या मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे, तो इनका बिलीव नहीं था आइडल्स में और जो मूर्तियाँ होती हैं. ठीक है, तो उन्होंने उसका भी डिस्ट्रक्शन करवाया था. ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट. वाई डू वी यूज द टर्म इमेज rather than the common terms like idols or icons? The latter two terms are considered pejoratives and contexts of Judaism, Christian and Islamic, whose orthodox sects condemn idolatry and the worship of the idols and icons. अच्छा, अगर हम बात करें तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम इमेज शब्द का यूज़ करते हैं. ठीक है, हम आइकॉन्स और आइडल्स का यूज़ नहीं करते हैं. क्यों? उसका रीज़न है कि इमेज इज़ अ नेचुरल टर्म. इमेज एक नेचुरल टर्म है. आइडल्स एंड आइकन्स आर कंसिडर नेगेटिव इन सम रिलीजन. कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे आइडल्स और आइकॉन्स को एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता था, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहाँ पर आइडल्स को नहीं मानते हैं. ठीक है, तो इंडियन टेक्सेस यूज वर्ड लाइक मूर्ति, विग्रह एंड प्रतिमा फॉर वर्कशिप इमेजेस. अब अगर हम इंडियन टेक्सेस की बात करें तो इसमें हम लोग ने मूर्ति, विग्रह या प्रतिमा का जिक्र किया है जब भी हम इमेजेस की वर्कशिप या पूजा करते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा गिवन है, सम ऑफ द सुल्तान्स ऑल्सो इम्पोज जिजिया अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम. कुछ हमारे सुल्तान से जिन्होंने जिजिया टैक्स को इम्पोज किया था, जो नॉन मुस्लिम से उनसे ये टैक्स लिया जाता था, और जो लोग टैक्स देते थे उनको मिलिट्री सर्विसेज नहीं देनी पड़ती थी. अदरवाइज आपको फोर्सफुली मिलिट्री का पार्ट बनना पड़ता था और आपको वहाँ पर सर्विसेज देनी पड़ती थी. मुस्लिम सब्जेक्ट्स टू ग्रांट दैम प्रोटेक्शन एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज. जो मुस्लिम सब्जेक्ट थे वो उनको प्रोटेक्शन देंगे, जो नॉन मुस्लिम है अगर वो जिजिया टैक्स पे करते हैं, और उन्हें एग्जेम्प्ट कर देंगे किसी भी तरीके की मिलिट्री सर्विसेज देने से. In practice, depending on the ruler, this discrimination tax would be a source of economic burden and public humiliation, and formed a financial and social incentives for the subject of the subject to convert the Islam. अब ये जो टैक्स लोगों से लिया जाता था, ये एक तरीके से पब्लिक ह्यूमिलेशन था. लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे जिससे उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था, और लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो अपने रिलीजन को छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं. एट द एंड ऑफ 14th century, Timur, a brutal Turkish Mongol conqueror from Central Asia, invaded northwest India and launched a devastating attack on Delhi, then the thriving city. अब 14th सेंचुरी में तैमूर ने भी अटैक किया है दिल्ली में और उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. तैमूर जो एक टर्किश मंगोल से आया था. As he wrote in his memories, his twofold object was to wage war with the infidels.
उसने अपनी मेमोरी में लिखा है कि वो उन लोगों के अगेंस्ट है जो इनफिडल्स हैं। इनफिडल्स मतलब कि जो उसके रिलीजन को नहीं फॉलो करते हैं, जो किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर सपोज अगर आप हिंदू हैं, अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं तो जो अदर रिलीजियस वाले हैं वो आपके लिए इनफिडल्स हो जाएंगे, ठीक है। जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके लिए क्रिश्चियन, हिंदू इनफिडल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जिनको फॉलो करते हैं जिस रिलीजन को, उसके अगेंस्ट जो भी रिलीजन्स हैं वो इनफिडल्स हो जाएंगे, जो उस रिलीजन को नहीं मानते हैं, ठीक। तो तैमूर ने कहा था कि उसका जो एम है उन सभी इनफिडल्स को लूटना है और उनको हार्म करना है, ठीक है। प्लान इनफिडल्स एंड गेन समथिंग बाय द प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इनफिडल्स, और उनकी वेल्थ को लूटना है। द लार्ज नंबर वर किल्ड एंड enslaved and the city was left in ruin। बहुत से लोगों को मारा गया, बहुत से लोगों को स्लेव बनाया गया और सिटी को पूरा बर्बाद कर दिया गया था। तैमूर soon withdraw from the India with the huge plunder, leaving chaos behind। और तैमूर बहुत ही जल्दी इंडिया से बाहर चला जाता है और इंडिया में बहुत सा तबाही वो मचा कर जाता है। In the aftermath, the Lodhis emerged and the establishment of last Delhi Sultanate dynasty। इसके बाद कुछ समय बाद लोधी डायनेस्टी का इमर्ज होता है और लोधी डायनेस्टी हमारी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी होती है। By then, however, this territory had shrunk considerably in the force of the increasing resistance from the other states kingdom from within the India। अब तब तक कि ये जो पूरी हमारी दिल्ली सल्तनत थी वो बहुत ज़्यादा ही श्रंक, बहुत छोटी हो चुकी थी, क्योंकि बहुत से एरियाज़ में इनके अगेंस्ट जा रहे थे। लोग अपने इंडिविजुअल स्टेट्स, इंडिविजुअल किंगडम्स को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे इंडिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत। कौन कौन सी ऐसी किंगडम्स हैं या एरियाज़ हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट ही जो रहे हैं और उन्होंने एक इंडिविजुअल एम्पायर इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप इस टॉपिक के बाद कौन से टॉपिक को देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। Thank you for watching.